गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए अध्याय 3 लेके आया हूँ मैथ्स का, और इनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। तो सबसे पहले आज का जो मेरा क्लास रहेगा, इसमें मैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और इनके जो फार्मूला है वो, अगर ये चीज़ समझ में आ जाता है, जो मैं आगे अध्याय स्टार्ट करूँगा प्रश्नावली, वो आपको ईजी वे से सारी चीज़ समझ में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक परिभाषा दिया है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे नहीं समझ में आए तो हम लोग यहाँ पे एक बात किए चर की। चर किसको कहेंगे? जैसे x y, यहाँ पे ये चर है, x और y क्या है? मेरा चर है। तो ये हमारा दो चर होगा और इसके द्वारा एक रैखिक समीकरण बनेगा। हमने आपको बताया क्या? रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? अगर आपने हमारे दूसरे अध्याय पढ़े होंगे, उसमें जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तब मैंने आपको बताया था रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण ये होता है कि किसी भी समीकरण का जिसमें चर है, उस चर की घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। चाहे उसमें कितने भी चर क्यों ना हो, लेकिन उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर उसकी अधिकतम घात एक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। जैसे कि मान लीजिए ax प्लस बी, यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये वाला हमारा जो है एक चर है और इस चर की बात करें तो इसकी कितनी घात है? एक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा अगर हम लोग देखा जाए ax प्लस बी वाई। क्लियर? यहाँ पे देखिए x में एक घात है, y में एक घात है, ये दोनों हमारा क्या है? चर है, फिर भी इनमें क्या है? एक घात है। तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण के यहाँ पे हम लोग को युग्म की बात की गई है। तो युग्म क्या होता है? रैखिक समीकरण युग्म का अगर ये व्यापक रूप देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 b1 c1 ये सारे चीज़ क्या है? अचर पद है। और अचर पद के कहने का मतलब है, अचर का कहने का मतलब हुआ जैसे 1 2 3 4 5, कुछ भी संख्या हो सकती है। क्लियर है? वो कोई भी संख्या हो सकता है, वो वास्तविक, इट मीन्स बोल सकते हैं वो क्या होना चाहिए? एक वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक में क्या होता है? माइनस भी हो सकता है, भिन्न भी आ सकता है, कुछ भी आएगा। तो ये अचर पद है। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे x का ये जो गुणांक है, ये y का गुणांक है b1 और c1 तो एक अचर पद है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, और इसकी घात देखा जाए तो 1 है, इसकी भी घात देखा जाए तो 1 है। तो ये कैसा समीकरण बन गया? एक हमारा रैखिक समीकरण बन गया। क्लियर है? अब हमारा इसमें एक दूसरा और फिर लिया है a2x, इसकी भी घात 1 है, b2y इसकी भी घात क्या है? 1 है, c2 ये तो अचर पद है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये भी रैखिक समीकरण हो गया और ये भी रैखिक समीकरण हो गया। तो हम लोग यहाँ युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है? तो युग्म मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि कितने रैखिक समीकरण है? दो रैखिक समीकरण है। तो जब दो रैखिक समीकरण होगा तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण का क्या कहलाएगा? युग्म कहलाएगा। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये क्या है? एक व्यापक रूप है। ये दोनों हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 क्यों है? आप क्वेश्चन करोगे तो इसका कहने का मतलब क्या कि हमारा जो एक पहला समीकरण होगा, में भी हो सकता है कि x जो ये x है इसका गुणांक कुछ 2 हो जाएगा, इसका 3 हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों का गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होगा, अलग अलग हो सकता है। इसलिए इसका नाम a2 दे दिए, इसका नाम a1 दे दिए, इसका नाम b1 दे दिए, इसका नाम b2 दे दिए, क्योंकि ये भी अलग होगा, c1 में c2 अलग होगा। तो ये हमारा हो गया रैखिक समीकरण का युग्म। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारी चीज़ क्या है? अगर हम लोग इस सब को देखा जाए तो ये एक ऐसी वास्तविक संख्या है। ये क्या आ सकता है? एक वास्तविक संख्या है जिसका a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर करेंगे तो ये जोड़ने के बाद, इसका स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 0 के बराबर नहीं होगा। या फिर a2 का स्क्वायर करेंगे और b2 का स्क्वायर करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। ऐसी वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि ये दोनों में हमारा 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, 0 नहीं होगा। तो ये हमारा था बोल सकते हैं युग्म, आप समझ में आ गया। अब हम इनके आगे वाले बातों को समझते हैं। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं यदि 2 रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। अगर हमारे पास 2 रेखाएं दी है, मान लो कि एक रेखा है ये है, ठीक है, इसका नाम L दे दिए, ठीक है, और एक रेखाएं ये है, इसका नाम M दे दिए। तो अगर ये दोनों रेखाएं 2 रेखाएं दी होगी तो इसका संभावना 3 हो सकता है। पहला संभावना क्या होगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या करें, या तो ये एक इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, तो ये दोनों मिलेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। पहला कंडीशन कि या तो 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या दूसरा कंडीशन दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं करती है मतलब कि इस तरह का जाएगा, एक ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा, मतलब ये क्या होगा, समांतर होगा। समांतर मतलब यहाँ पे बीच की दूरी इसका क्या होगा, समान होगा। ये एकदम आगे इधर से भी जाएगा, इधर से भी चलते जाएगा, लेकिन ये कहीं मिलेगा नहीं। मतलब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये समांतर होगा, दूसरा कंडीशन। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों समपाती हो जाएगा, दोनों रेखाएं क्या होगा, समपाती हो जाएगा। मान लीजिए एक रेखा है, फिर दूसरा रेखा भी इसी पे आ गया, तो ये कैसा हो गया, समपाती हो गया। कैसा हो गया, समपाती हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा जब 2 रेखाएं, ठीक है, केवल उसका एक ही संभावना हो सकता है, या तो वो प्रतिच्छेद करेगा, या तो समांतर होगा, या फिर क्या होगा, समपाती होगा। तो ये बात क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास 2 रेखिक युग्म दिए रहेंगे, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ से हम लोग को ना इस तरह का करके क्वेश्चन दिया रहेगा कि हमारे पास इनमें से a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे, फिर b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे। अगर ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आ गया, मान लीजिए कि ये क्या आ गया 1/2 और ये आ गया 3/4, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। अगर इसका अनुपात बराबर नहीं हो जाएगा तो इसकी क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ये जो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, ग्राफ जो खींचेंगे वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसे होगी, ऐसे होगा, इधर से इधर से ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। दूसरी बार केवल एक ही हल होगा। केवल एक ही हल होने का कहने का मतलब ये दोनों एक पॉइंट पे ही मिलेगा, इसलिए इसका क्या होगा, x और y का वैल्यू जो होगा एक ही निकलेगा। लेकिन और इसका युग्म में कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। इसका युग्म में क्या है, संगत, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये मिलेगा। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे a1/a2 मतलब कि इन दोनों का अनुपात, पहले a1/a2 फिर b1/b2 का अनुपात, फिर c1/c2, मतलब 2 तो इक्वल हो गया, तीसरा इक्वल नहीं हुआ, तीसरे के इक्वल नहीं हुआ, तो इसका क्या बोल सकते हैं, ये अगर इसकी रेखाएं होगी तो वो कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगे। कैसे होंगे, समांतर रेखाएं, पहला। दूसरी बात इसका बोल सकते हैं केवल समांतर रेखा होने की वजह से इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका एक भी हल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये क्या होगा, असंगत होगा। असंगत का मतलब ये कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये समांतर है तो ये जब तक दोनों मिलेगा नहीं तो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो ये था हमारा दूसरा। अब हम लोग एक तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं कर देता हूँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये होगा हमारा क्या होगा, समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब क्या होगा, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर होगा, ठीक है, ये समपाती होगा। दूसरी बात क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, इसका
अनेक हल, मतलब x और y का वैल्यू जितना आप निकाल सकते निकल जाएगा। तीसरा ये क्या होगा, संगत होगा, संगत या तो आश्रित भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका तीसरा कंडीशन। ये कुछ था हमारा बेसिक, जो अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक्सरसाइज 3.1 बनाएंगे और 3.2, और यही सब फार्मूला को हम लोग यूज़ करके इसको बनाने वाले हैं। तो इसको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको नोट कर लेना और ध्यान से इसको पढ़ना है, ताकि ये आपको जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो आपको इजी वे से समझ में आए। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।